देखो आज अपने पढ़ने वाले हैं, सारे हेडिंग लगाओ, अपवाह वेग। क्या पढ़ने वाले हैं? अपवाह वेग के बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं। अपवाह वेग क्या होता है? देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, ध्यान से सारे सुनना बच्चे। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैंने आपको बताया था 3 तरीके के पदार्थ होते हैं। एक चालक होते हैं, याद है ना, चौथे चैप्टर में पढ़ा था। एक कुचालक होते हैं और एक क्या होते हैं, अर्धचालक। अब इन तीनों प्रकार के पदार्थों के अंदर एक बात हमने बड़ी ही अच्छे से पढ़ी थी कि चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा संख्या में हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते रहेंगे ना। अब देखो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करेंगे तो पता क्या होगा, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, वो गति कर रहा है, तो वो उसके अंदर जितने भी आयन हैं, अब देखो इलेक्ट्रॉन अकेले तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु में से बाहर निकला है उसमें बन गया है वो आयन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकला, वो आयन बन गया। अब जितने भी आयन हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन टक्करें करेंगे और प्लस इलेक्ट्रॉन खुद भी एक दूसरे से टक्करें करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारी, फिर ये आगे और टक्कर करेगा। इस तरीके से इसकी गति जो है इधर उधर ये गति करता रहेगा, यानी कि जिगजैग पथ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जिगजैग पथ पे गति करेगा। जिगजैग पथ का मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी पथ पे गति करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक के अंदर इधर उधर गति करता रहता है लगातार। अब देखिए ये गति क्या है, इसकी अनियमित गति है। कौन सी गति है? अनियमित गति। ये अनियमित रूप से गति करता है, रैंडम मोशन। इसकी गति नियमित नहीं है ना। अब देखो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, चालक में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन इस पथ पे इधर उधर गति करते रहते हैं। इसलिए चालक का जो औसत वेग आता है, चालक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो आता है वो 0 आता है। 0 आता है कब? जब इस पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगा। जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगा तब वेग क्या आता है बेटा? 0 आता है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉनों का वेग x दिशा में है। इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं चालक में, हजारों करोड़ों की संख्या में। 10 इलेक्ट्रॉनों का हो सकता है पीछे की ओर -x में, तो वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, 0 हो गया। अब 10 का हो सकता है +y दिशा में हो और 10 का हो सकता है -y दिशा में हो, तो ये भी -y + y कैंसिल। 10 का हो सकता है +z में। समझ रहे हो क्या कह रहे हो कि अपवाह वेग जो औसत वेग जो होगा, अपवाह वेग में बाद में समझाता हूं, औसत वेग क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का? 0 हो जाएगा जब वो इधर उधर गति करते रहेंगे इस पथ पे अनियमित रूप से गति। इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। ये ब्राउनियन गति होती है। अब देखो यहां तक तो ठीक है, ब्राउनियन मोशन के बारे में बात समझ आ गई कि इधर उधर वाली गति। अब मान लो कोई चालक था, अब उस चालक के ऊपर मैंने क्या किया? विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अब समझो, प्लस बैटरी लगा दी, यहां माइनस लगा दिया। समझने वाला थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। अब प्लस यहां लगा दी, माइनस यहां लगा दिया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, पहले तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे थे, अब क्या इधर उधर गति करेंगे? नहीं करेंगे। अब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर भागे आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस और प्लस की ओर गति करेंगे। अब अगर ये विद्युत क्षेत्र E है, प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र क्या है, अगर E लगाया गया है तो इलेक्ट्रॉन पे बल क्या लगेगा? आपको पता है F = QE, यही होता है ना। यानी कि F = Q क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए? E है, तो बल क्या लगेगा? F = EE। समीकरण नंबर 1। दिशा नहीं ले रहा मैं, इसलिए यहां पे E को -E नहीं लिख रहा। दिशा लेता तो -EE लिखता। समझ गए? अब देखो EE बल लगेगा किसके ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां देखो, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र लगाया मैंने, ठीक है, और इस तरफ क्या है? अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता हुआ दिखाया मैंने, तो इसका मतलब इस तरफ प्लस प्लेट है। अब इलेक्ट्रॉन पता क्या करेगा? अब इस रास्ते से आते हुए भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या मारेगा? टक्करें करेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉनों से क्या करेगा? वो टक्करें करेगा, और प्रत्येक टक्कर के बाद वो रुक जाएगा। अब जैसे ही वो इसके साथ टकराया, टक्कर मारने के बाद क्या हो जाएगा? इसके साथ टक्कर मारेगा और वो रुक जाएगा।
अब रुकने के बाद उसको चलाएगा कौन चलाएगा उसको? विद्युत क्षेत्र चलाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? ई। समझ आ रही है बात? यानी कि जैसे ही वो रुका टक्कर मार के, उसका वेग क्या हो गया बेटा? u बराबर 0 हो गया ना। अब उसके ऊपर कौन बल लगाएगा? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र बल लगा के उसको भगाएगा। ये कब तक भागेगा? जब तक उसका दोबारा टक्कर ना हो। जैसे ही दोबारा टक्कर हुई, टक्कर मार के जैसे दीवार से सिर फोड़ लिया इसने, एक तरीके का, है ना। तो टक्कर मारी, फिर वेग 0 हो गया। फिर इसने चलना शुरू किया। फिर ये अंतिम वेग यहां तक v पहुंच गया था। अंतिम वेग टक्कर से पहले v पहुंच गया था। फिर क्या हुआ? v से यहां गया, u 0 हो गया। धीरे धीरे फिर वेग बढ़ा। कब तक बढ़ा? जब तक अगली टक्कर ना कर दे। अगली टक्कर की वेग v हो गया था, लेकिन फिर टक्कर मार के वेग क्या बन गया? u बराबर क्या बन गया? 0। यानी कि हर टक्कर से पहले प्रारंभिक वेग क्या है इसका? 0 है, और अंतिम वेग क्या है इसका? v है। और वो अंतिम वेग जो v है ना, पहली टक्कर के अंदर वो vd1 है। समझते जाना। दूसरी टक्कर से पहले अधिकतम वेग प्राप्त किया, मान लीजिए यहां से चला, ठीक है, यहां पे जाके टक्कर की तो 0 से चला था, यहां तक वेग उसका कितना हो गया? vd1। यहां फिर टक्कर मार गया, फिर रुक गया, फिर 0 से चला, फिर दूसरी टक्कर तक vd2, हर टक्कर में vd1, फिर तीसरी टक्कर में vd3, चौथी टक्कर में vd4 डैश डैश, n टक्करों के बाद nवीं टक्कर में vdn। इन सब का मैं माध्य ले लेता हूं। ये जो माध्य होता है इन सब का औसत जो होता है, उसी को कहते हैं अपवाह वेग। आगे बात समझ कि कण द्वारा सभी टक्करों में जो औसत वेग प्राप्त होता है वो क्या होता है? उसका अपवाह वेग होता है। समझ आ गई ना बात? तो काफी इजी है ये अपवाह वेग। सबको समझ आ गया कि हर टक्कर के बाद जो औसत वेग आएगा, सभी टक्करों के अंदर प्राप्त वेग का औसत ले लेंगे, वो क्या होगा? अपवाह वेग। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपने नोट करेंगे सारा। लगा ली हेडिंग? ये हो तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर त्वरण कितना लग रहा है बेटा? a। तो आपको पता है ना, न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma होता है, और F बराबर QE भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल लग रहा है उस पर, और वो ma में बदल जाएगा। यानी कि दोनों बलों को बराबर लिख सकता हूं मैं। लिख सकता हूं कि नहीं? तो F बराबर ma और QE लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए Q को मैं E लिखूंगा, और E का मान आप सबको पता है 1.6 गुणा 10 की पावर। अब देखो क्या आ गया मेरे पास? F बराबर ma बराबर QE। अब मैं यहां से त्वरण निकाल दूंगा, क्या आ जाएगा? QE बटा m, यानी कि a को मैं लिख दूंगा E बटा m। कोई दिक्कत नहीं है, Q को E लिख दिया, E बटा m समीकरण नंबर 1 इसको मैं कह सकता हूं। मुझे क्या ज्ञात करना है? टक्कर के अंदर जो वेग वो प्राप्त करना है। और आपको पता है ना, गति की प्रथम समीकरण लगा देंगे। गति की प्रथम समीकरण लगाएंगे, क्या होती है? v बराबर u प्लस at। और एक बात बताओ मेरे को, जो u है वो कितना है हर टक्कर के? 0। यानी कि u बराबर 0, जब टक्कर होती है वो 0 से शुरू करता है भागना। तो और आपको ये पता है a का मान 1 से रख देंगे, तो इसका मतलब तथा 1 से समीकरण 1 का भी यूज करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? बहुत ही आसानी से आपको समझ आ गया कि v बराबर 0 प्लस e बटा m इंटू क्या आ गया? t आ गया। यानी कि v बराबर क्या आ गया? e m इंटू t आ गया। और t जो होता है उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्री, एक तरीके से माध्य मुक्त पथ, जो बीच की दूरी है उसको कहते हैं। सभी दूरियों का भी, इधर से इधर गया d1 दूरी चला, इधर से इधर गया d2 दूरी चला, इधर से इधर गया d3 दूरी चला, डैश डैश। सभी दूरियों को अगर मैं जोड़ दूं तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश डैश dn दूरियां चली, n का दे दिया भाग। ठीक है, समझ आ रहा है? n का दे दिया भाग। ये जो दूरी है ये ना औसत दूरी, कि इलेक्ट्रॉन भाई d1 चला, एक टक्कर टकरा के, फिर d2 चला, फिर दूसरी टक्कर के बाद d3, ऐसे dn। तो ये होता है माध्य मुक्त पथ। क्या होता है? ये माध्य मुक्त पथ होता है। अब आपको पता है दूरी बटे समय क्या होता है? वेग होता है, पता है ना? यहाँ चाल होती है, आप ये भी कह सकते हो। अब इस फॉर्मूले का अगर यूज करो आप, तो आपके पास एक अच्छी बात मिल गई कि अपवाह वेग अगर आपको निकालना है
तो अपवाह वेग क्या हो जाएगा, औसत दूरी। औसत दूरी क्या है, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ में मैं भाग दे दूंगा समय का, और समय कौन सा होगा, समय उसको मैं टॉ से लिखूंगा, ठीक है ना, समय को टॉ से लिखूंगा। वो समय क्या होगा कि अगर यहां से यहां जाने में t1 टाइम लिया, यहां से यहां जाने में t2 टाइम लिया, यहां से यहां जाने में t3 टाइम लिया, तो वो टोटल टाइम कितना लेगा, सारे समयों को जोड़ के क्या कर दूंगा मैं, भाग दे दूंगा, ठीक है ना। उसको कहते हैं माध्य संघट काल। क्या कहते हैं, संघट टक्कर को कहते हैं, याद रखना, माध्य संघट काल। समझ रहा हूं क्या कह रहा हूं भाई, दूरी बटे समय होता है वेग, तो यहाँ पे वेग ऊपर दूरी, दूरी का नाम बदल दिया, क्या कर दिया, माध्य मुक्त पथ। सारे पथों को जोड़ लो, d1 d2 d3 n का भाग दे दो, माध्य दूरी निकल गई। पहली टक्कर में 2 मीटर, दूसरी में 4 जोड़ के सबका भाग दे दिया। इसी तरीके से मैं माध्य संघट काल भी निकाल सकता हूँ। पहली टक्कर वो t1 टाइम, दूसरी टक्कर के पहले t2 टाइम तक चलता है, तीसरी टक्कर से पहले t3 टाइम तक चलता है, तो टॉ क्या हो जाएगा, जिसको आप कह रहे हो माध्य संघट काल। तो माध्य संघट काल क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश tn डिवाइडेड बाई n। समझ आ रही है बात, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि vd एक तरीके से मेरे पास क्या है, माध्य मुक्त पथ क्या, d बटे टॉ, कोई दिक्कत नहीं है, d बटे टॉ लिख सकता हूं। देखो टॉ क्या होता है, c के ऊपर इस तरीके से लाइन लगा देते हैं, और वही जो ऊपर पीछे पड़ा था टॉ, किसमें, बलांगुरण के अंदर, वही वाला है। तो टॉ बराबर क्या, vd बराबर d बटे टॉ हो जाता है। और यहाँ पे जो वेग प्राप्त कर रहा है, ये भी मैंने इसको v को मैं vd लिख सकता हूँ, v को मैं vd लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अधिकतम वेग प्राप्त हो रहा है। समझ आ रही बात। और t को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब टॉ लिख सकता हूँ, t को मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉ लिख सकता हूँ। आपको ये भी पता चल गया क्यों लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज क्लियर है। अब ये सारी चीजें अपने एक एक करके लिखेंगे।